हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो खत्म हो चुके हैं अभी, और उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम लोग कुछ और भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स जो कंपास सर्वे में लिए जाते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट्स इन कंपास सर्वे। देखो, सब मिला के दो तरह की अलग अलग बियरिंग्स होती है। अब बियरिंग क्या होती है ये बात आपको मालूम है, और साथ में भी मालूम है कि बियरिंग कितने टाइप की होती है। जैसे कि एक होती है ट्रू बियरिंग, एक होती है मैग्नेटिक। आप किसी भी बियरिंग का बात कह लो, अगर आप मेजरमेंट लेते हो ना, तो साइड पे जो मेजरमेंट की जाती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, वो कहलाती है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अब जो देख रहे हो ना, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बियरिंग, दैट इज फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। व्हाट इज फोर बियरिंग एंड व्हाट इज बैक बियरिंग? जस्ट इसको समझने के लिए एक चीज समझो पहले, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब होता है सीक्वेंस में सर्वे करना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आप सर्वे कर रहे हो किसी ए स्टेशन से, तो ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, एक सीक्वेंस में सर्वे करना इज कॉल्ड एज द ट्रेवर्स सिस्टम। एंड ट्रेवर्स दो तरीके से बन सकते हैं, एक होती है ओपन ट्रेवर्स, एक होती है क्लोज ट्रेवर्स। जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को यहां पे समझो पहले। अभी जाएंगे डेफिनेशन पे जो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग है, लेकिन उससे पहले ट्रेवर्स का सिस्टम समझो। जैसे मान लो कि यहां से सर्वे स्टार्ट किया, दिस स्टेशन इज ए, देन वी हैव रीचेस टू दिस पॉइंट बी। तो ए से बी का हम लोग मेजरमेंट करते आए, फिर बी से सी चले गए, ठीक है, सी से डी चले गए, कुछ ऐसा, एंड सो ऑन। तो ये ए बी सी डी इस तरीके से स्टेशन, मान लो कि डी पे हमने सर्वे खत्म कर दिया, तो आई कैन कॉल इट एज दिस वन इज ओपन ट्रेवर्स। दिस इज ओपन ट्रेवर्स, और इसका नाम लिखा जाएगा ए बी सी डी। तो ये कहलाएगा ओपन ट्रेवर्स ए बी सी डी। अगर कहीं पे भी ऐसा टर्म आता है ना ओपन ट्रेवर्स, तो समझ लेना है कि स्टार्टिंग की स्टेशन जो कि ए है यहाँ पे, और एंड की स्टेशन जो कि डी है यहाँ पे, जब ये दोनों स्टेशंस अलग अलग होंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ओपन ट्रेवर्स। तो एक से शुरुआत किया और जिस पे एंड किया वो सेम नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हुई है और डी पे जाके खत्म हो गई है, तो ये एक ओपन ट्रेवर्स हो गई, इसका नाम हो गया एबीसीडी। ऐसा भी बन सकता है ट्रेवर्स जिसमें आपने एक से जिससे स्टार्ट किया ना सर्वे को फिनिश करते हुए, वहीं पे लाके सर्वे को क्लोज कर दिया, तो वो कहला जाएगा क्लोज ट्रेवर्स, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो ये है ए, दिस वन इज ए, और ये ए से दूसरी स्टेशन है, दिस वन इज बी, देन वी हैव स्टेशन नेक्स्ट इज सी, एंड देन वी हैव स्टेशन नेक्स्ट इज डी, एंड देन वी हैव स्टेशन डी से ए। तो आप यहाँ पे सर्वे का डायरेक्शन देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि ए से बी सर्वे किया कुछ ऐसा, बी से सी सर्वे किया कुछ ऐसा, सी से डी सर्वे किया ऐसा, और डी से ए सर्वे किया ऐसा। तो ये जो रेड कलर से मैं एरोज दिखा रहा हूं, वो आपको डायरेक्शन शो कर रहा है कि सर्वे कहां से किसकी तरफ की गई है। जैसे मैं अगर बोलूं ए से, तो ए से बी की तरफ हुई, फिर बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ। और इसी को दिखाने का एक और भी तरीका है कि आप एरो का ना दिखा करके सिर्फ ये दिखा दो, तो आपको समझ में आ गया कि एक ट्रेवर्स है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। और ऐसा ट्रेवर्स जिसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो हो जाएगी एंटी क्लॉक। तो ये हमारी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज आल्सो इन डिफरेंट केसेस। तो जो मैंने दिखाया ये एक क्लॉकवाइज ट्रेवर्स दिखाया, इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगी। तो ये जो ट्रेवर्स मैंने दिखाया इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड ट्रेवर्स, ठीक है। अब क्लोज ट्रेवर्स की बात करें तो इसका नाम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो सर्वे हमने ए से स्टार्ट किया, फिर कहां गए? बी पे, फिर कहां गए? सी पे, फिर कहां गए? डी पे, और डी के बाद वापस ए पे आ गए, तो इसका नाम हो जाएगा दिस इज ए बी सी डी ए। सो वी हैव अ क्लोज ट्रेवर्स एबीसीडी ए, ठीक है। तो आप इस नाम को पढ़ करके भी पहचान सकते हो कि ए से शुरुआत हुई है और ए पर ला करके ही खत्म हो गई है, तो ये हमारी क्लोज ट्रेवर्स हो गई। उसी को यहां पे देखो, तो ये जो ट्रेवर्स मैंने लिखा है ना एबीसीडी, जो नाम लिखा जाता है इससे आपको डायरेक्शन का भी आइडिया लग जाएगा। जैसे लिखा हुआ एबीसीडी ऐसा लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि ए से बी की तरफ ये डायरेक्शन हो गया, बी से सी की तरफ एंड सी से डी की तरफ, ये सर्वे का डायरेक्शन है। तो एक हो गई ओपन ट्रेवर्स, एक हो गई क्लोज ट्रेवर्स। अब अगर कंपास सर्वे करते हो, आप ओपन ट्रेवर्स करो या क्लोज ट्रेवर्स करो, कंपास को यूज करते समय आप ओपन ट्रेवर्स करें या क्लोज करें, हमेशा ही आपको दो बियरिंग्स लेनी पड़ती है, ठीक है। दो बियरिंग्स होती है, एक का नाम है फोर बियरिंग, दूसरे का नाम है बैक बियरिंग। अब देखो, डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो फोर एंड बैक को समझना भी आसान है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स के, ऐसा समझो कि जो ट्रेवर्स की डायरेक्शन है
उसी डायरेक्शन में जो बियरिंग ली जाएगी वो फोर बियरिंग होती है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स के अपोजिट में जो बियरिंग ली जाएगी वो बैक बियरिंग होती है। अब इसमें से कोई भी एक लाइन आप ब्रेक करके इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं ये बीसी लाइन जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है बीसी, अब मैं बीसी के लिए बोलूं तो आप इस यहीं पे समझ लो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं बोलूं कि बी स्टेशन पे आने के बाद आपने जो बियरिंग लिया है, अब मैं बियरिंग्स को समझाता हूं आपको और आप इसी बात से आपको फोर एंड बैक का आइडिया लग जाएगा। लुक एट दिस, द बियरिंग टेकन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। अब बी से सी की तरफ अगर बियरिंग लोगे तो डायरेक्शन क्या हुआ, बी से सी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स हुआ या अपोजिट हुआ बी से सी की तरफ, तो आप बोलोगे इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स, एरो की डायरेक्शन में है ना, तो ये फोर बियरिंग कहलाएगी। बी से सी की तरफ ली गई बियरिंग इज द फोर बियरिंग, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू विल शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू स्टेशन सी, देन आफ्टर रीचिंग टू स्टेशन सी, जब आप सी पे आएंगे तो सी पे आने के बाद आप सीधा फोर बियरिंग नहीं करोगे। रूल ये कहता है कि पहले आप जिस स्टेशन पे गए हो, यहां से बी से सी तक गए, तो अब सी से बी के लिए वापस एक रीडिंग लो जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो रीडिंग ऐसे आएगी, दिस रीडिंग। अब देखो दिस पर्टिकुलर रीडिंग जो हमने सी स्टेशन से बी के लिए लिया, ये रीडिंग का डायरेक्शन देखो सी टू बी। कैन आई राइट दिस बियरिंग इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवर्स, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द बैक बियरिंग। लेकिन अब बताओ ये जो फोर बियरिंग मैं दिखा रहा हूं ये कौन सी लाइन की फोर बियरिंग है, तो आप बोलोगे दिस इज द फोर बियरिंग ऑफ लाइन बीसी। और ये जो बैक बियरिंग है ये कौन सी लाइन की है, तो आप लिखोगे बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी। सीबी गलती से भी नहीं लिखना है, अगर आप सीबी लिखोगे तो डायरेक्शन कहला जाएगा सी से बी। तो जब आप बैक लिख रहे हो तो डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा ना कि बीसी का बैक कहने का मतलब कि बीसी लाइन है और उसका बैक है, इसका मतलब सी से बी की तरफ ली गई है, ठीक है। ये इसका कंसर्न होता है। अब यही किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग को समझना काफी आसान है। अब मैं आपको इस पूरे ट्रेवर्स सिस्टम में फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग समझाता हूं, तो आप उसको यहां देखो, ठीक है। व्हाट आई कैन राइट, ए बी लाइन है, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा एक अलग से डायग्राम बना के सिखाता हूं कि सर्वे कैसे की जाएगी। सबसे पहले ओपन ट्रेवर्स में समझो एंड फिर इसी को आप क्लोज में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ओपन ट्रेवर्स दिखाता हूं सर्वे करके, तो आप समझो ये है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हेडिंग है मेजरमेंट्स इन कंपास सर्वे। इसमें समझो मेजरमेंट्स इन कंपास सर्वे में, जैसे मान लो कि ये है स्टेशन ए और स्टेशन ए से बी की तरफ गए, कुछ ऐसा। सो वी हैव स्टेशन ए एंड देन वी हैव स्टेशन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इफ द लाइन इज ए बी। अगर मैं बोलूं कि ये लाइन का नाम है ए बी, तो क्या आपको ए बी लाइन से ये क्लियर होता है कि डायरेक्शन क्या लेना है। ए बी लिखा गया है मतलब फ्रॉम ए टू बी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस केस में आप बताओ कि ए से बी के लिए गई जो बियरिंग है ये थीटा वन। कैन आई राइट दिस थीटा वन इज अ बियरिंग टेकन फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स, एंड दैट इज व्हाई थीटा वन इज द फोर बियरिंग। Similarly, if I write, now you will fix the instrument to station B, and after reaching to station B, which bearing will be taken first? So, अब आप B से A की तरफ के लिए एक bearing ले रहे हो ये वाला, और इसका हमने नाम दिया थीटा टू। सो अब इसी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फोर bearing है थीटा वन और इसी की बैक bearing है थीटा टू। दिस यू कैन सी। लेकिन किसके लिए, लाइन ए बी की फोर बेयरिंग और लाइन ए बी की बैक बेयरिंग। तो जो लाइन का नाम लिखने का तरीका है ना कि ए बी, उसका सीक्वेंस नहीं बदलना है। अगर आपने सीक्वेंस बदल दिया ना तो उसका मतलब हो जाता है कि लाइन का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो पूरा लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग लाइन का नाम वही रखेंगे और उसके हिसाब से लिखेंगे कि ए बी की फोर बेयरिंग और ए बी की ही बैक बेयरिंग लिख रहे हो आप, ठीक है। अब इस ओपन ट्रेवर्स में आगे बढ़ते हैं और मैं लिखूं कि अब बी से सी सर्वे करना है, तो सी कहीं यहां पे। अब इस सी स्टेशन के लिए which bearing will be taken now?
सो द नेक्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी BC और हमेशा एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं। जैसे मान लो आपने सर्वे किया A से B, B से C, C D E F G, so ABCDEFG is the name of the traverse and the direction is also clear to you that you have started from A, then to B, then to C, then to D, then to E and F, इस तरीके से। तो जब भी कभी आप डायरेक्शन दिखाते हो ना, तो यही हमारा एरो है, मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। तो अब यहां पे मैं पूछूं कि B से C का जो बेयरिंग है, this θ3 is the fore bearing of which line? BC, and similarly this I can write this particular θ4 is the बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC। सो अब यहां पे मैं नेक्स्ट लाइन के लिए दिखाता हूं। दिस इज लाइन BC और लाइन BC की फोर बेरिंग आई कैन राइट θ3 एंड बैक बेरिंग इज θ4। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहां से एक और भी लाइन है, मान लो D, CD लाइन बन गई, तो डायरेक्शन हमारी C से D जा रहा हो तो यही डायरेक्शन हो गई। और उस केस में ये वाली जो होगी इसको बोलेंगे हम लोग फोर बेरिंग ऑफ लाइन CD, और वहीं पे ये जो हो जाएगी दिस इज बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD। सो अब इस लाइन के लिए आई कैन राइट दिस इज लाइन CD और यहां पे आई कैन मेंशन फोर बेरिंग, पहले देखेंगे फोर बेरिंग एंड फिर देखेंगे बैक बेरिंग। सो वी हैव अ फोर बेरिंग वैल्यू एज θ5 and back bearing value as θ6। तो आपके सामने देखो ये पूरा ट्रेवर्स का हमने फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिटेलिंग बताया है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जो काम आपने फोर के लिए किया, बस यही सीक्वेंस इसी तरीके से अडॉप्ट करेंगे, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F एंड F से A। तो आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग हर एक लाइन के मिल जाएगी। और आपको मालूम है कि ओपन ट्रेवर्स क्लोज ट्रेवर्स का मतलब क्या है। तो जैसे आपने ओपन ट्रेवर्स में फोर बेरिंग बैक बेरिंग लिया, उसी तरीके से क्लोज ट्रेवर्स में भी हम लोग फोर बेरिंग बैक बेरिंग लेते चले जाएंगे। अब देखो सीक्वेंस ऑफ रीडिंग समझो। अब आप बताओ A से सर्वे स्टार्ट किया तो पहली रीडिंग क्या होगी? A से जो अगली रीडिंग होगी, द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ A will always be four bearing for line AB. Now the instrument will be shifted to B. What is the first reading you will take from B? B पे जब इंस्ट्रूमेंट रखा आपने, जो हमारी कंपास है, तो B पे रखने के बाद सबसे पहली रीडिंग क्या लोगे आप? तो आप बोलोगे फोर बेरिंग, तो आप गलत कह दोगे। ठीक है, आप क्या करते हो, सीक्वेंस समझो कि पहले A से B का फोर बेरिंग लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट B पे आया और B से A का पहले हम लोग बैक बेरिंग लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आगे जाएंगे। मतलब एक लाइन का काम पहले कंप्लीट करना है, फिर अगले लाइन पे जाना है। तो एक लाइन का काम कैसे कंप्लीट होगा? A से B का फोर बेरिंग, instrument is now at B and then we have taken the back bearing for the same line AB. Now we will take the next reading, that is the four bearing of line BC. ठीक है, then now the instrument is shifted at C and after shifting the instrument at C, what is the first reading? Back bearing of line BC, and then you will extend the survey to the four bearing of the next line, that is CD, and then you will shift the instrument to D and you will take the back bearing. So now if you have the next survey ahead to this, then the next four bearing will be taken and so on. और इसी में ही करते 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 वापस अगर आप A पर ही आ जाओ तो वो बन जाएगी क्लोज ट्रेवर्स। तो यही सर्वे का सीक्वेंस होता है। जब भी हम लोग बेयरिंग लेते हैं तो बेयरिंग जो ग्राउंड पे सर्वे की जाती है ना, तो बेसिकली बेयरिंग लेकर के बेयरिंग का मेजरमेंट करके आप बेसिकली ट्रेवर्स को कंप्लीट करते हो, व्हिच कैन बी एन ओपन ट्रेवर्स और इट कैन बी अ क्लोज ट्रेवर्स आल्सो। ठीक है, सो हमारा कंक्लूजन, हमारा जो कंसर्न था इस पर्टिकुलर डिस्कशन के साथ, वो ये था कि आप फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का मतलब समझें। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट्स इन कंपास सर्वे। तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं कि फोर बेरिंग क्या है, बैक बेरिंग क्या है। ठीक है, आप अपने नोट में इस चीज को लिख लो। ठीक है, राइट डाउन फोर बेरिंग। ठीक है, दो तरह की मेजरमेंट्स होती है। फर्स्ट मेजरमेंट इज फोर बेरिंग और इसी को हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट में FB। ठीक है, लिखिए, एक डेफिनेशन लिखो आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखो इसको। बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू adjacent next station. Write down. Bearing measured from one station to adjacent next station in the direction of traverse is called four bearing. Bearing measured from one station to adjacent next station in the direction of traverse is called four bearing. नेक्स्ट लिखिए सेकेंड वन, बैक बेयरिंग।
बैक बेरिंग, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो यूज करेंगे हम लोग क्लास में दैट इज बीबी। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है बैक बेरिंग, और इसमें लिखिए bearing measured from one station to adjacent previous station. Bearing measured from one station to adjacent previous station in the direction opposite to traverse. In the direction opposite to traverse is called back bearing. So, in the direction opposite to traverse is called back bearing. आई होप कि आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा अभी, और उसी का एग्जांपल दिखाते हुए एक लाइन मैं आपको शो करता हूं पहले कि फोर बेरिंग बैक बेरिंग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक लाइन है, अभी मैं इन सब का डिटेलिंग बता चुका हूं ना आपको, तो आपके लिए समझना काफी आसान होगा कि जैसे मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, और हम लोग लिख सकते हैं फॉर लाइन ए बी, ठीक है। कैन आई राइट दिस पर्टिकुलर, ये यहाँ पे है थीटा 1 और ये यहाँ पे हमने दिखाया आपको थीटा 2। सो आई कैन राइट कि इसकी फोर बेरिंग ए बी बोला है ना, तो डायरेक्शन समझ में आ गया कि ए से बी की तरफ है, तो हमेशा एरो से नहीं दिखाऊंगा, लाइन लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। तो फोर बेरिंग ए बी लाइन की क्या हो जाएगी थीटा 1, और इसी लाइन की बैक बेरिंग क्या हो जाएगी दिस इज थीटा 2। आप इस डायग्राम को वहीं पे बना लो जहां पे आपने डेफिनेशन लिखा है अभी। चलो नेक्स्ट है, हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन। अब जो ऑब्जर्वेशन है उस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेजरमेंट्स के अंदर दो डेफिनेशन लिखे और इसी का ऑब्जर्वेशन समझना। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप यूज करोगे। मैंने आपको क्या बोला कि इस चैप्टर में ना कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको मैं ऑब्जर्वेशंस करके एक एक करके समझा रहा हूं, और साथ में उसका एप्लीकेशन समझना कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे। जो एक्चुअल पार्ट है ना इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वो अब यहां से शुरू होती है, ठीक है। सो देखो जरा, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट वन, for any line difference of forebearing and back bearing which I have written in modulus should be equal to 180 degree। ध्यान रहे मैंने किसी लाइन के लिए बोला है कि इसकी डिफरेंस कितनी होती है 180 डिग्री। सो आप यहां पे देखो फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिफरेंस हमने बताया 180 डिग्री। सो इस बात को समझो यहां पे इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू। एक मैं अलग से लाइन आपको दिखाता हूं, मान लो कोई सीडी लाइन है या फिर PQ लाइन है, ये हमने P और वहीं पे हमने आपको Q दिखाया है, ठीक है। दिस स्टेशन इज Q, यू कैन सी वी हैव अ स्टेशन P हियर एंड देन वी हैव स्टेशन Q हियर। इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन आई हैव एक्सटेंडेड द लाइन लाइक दिस। यू कैन सी वी हैव अ डायरेक्शन, हमने क्या बोला कोई लाइन, इस बार लाइन कौन सा लिया हुआ है PQ। तो मैं पूछूं कि भाई PQ से P से Q की तरफ जो हमने बेयरिंग मेजर किया, कैन आई राइट इट इज थीटा 1 व्हिच इज द फोर बेयरिंग वी हैव। सिमिलरली इफ आई राइट व्हाट इज द बैक बेयरिंग, देन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ दिस पर्टिकुलर बेयरिंग इज थीटा 2 व्हिच इज बैक बेयरिंग। अभी ना एक बात आपको समझना चाहिए कि जब भी मैं ऐसे लाइन बनाऊं, कोई भी स्टेशन दिखाने का तरीका ये होता है, ये स्टेशन। तो आपको जानते हो एक बात कि इस दोनों लाइन की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो जब मैंने लिखा P और वहां पे मैंने ऐसे दिखाया, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है वो हमारा P पॉइंट है। और आपको इसका भी मतलब समझ में आना चाहिए कि जब भी मैं ऐसा लिखूंगा ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नॉर्थ, ये यहाँ पे साउथ, ये यहाँ पे ईस्ट और ये यहाँ पे वेस्ट है। तो बार बार मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखूंगा, आपको समझ लेना है कि अगर इस तरीके से साइन दिखाया जा रहा ना, तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखो जैसे मैंने ये समझाया आपको, वैसे ही आप इस बात को देखो कि P से Q का हमने ये हमने थीटा 1 लिया फोर बेयरिंग और थीटा 2 बैक बेयरिंग। तो मैं आई कैन राइट, यू कैन सी फोर बेयरिंग ऑफ लाइन PQ is theta 1 and back bearing of line PQ
इज θ2। अब यहां से इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक लाइन है और हमने क्या लिखा है यहां पे ना, लाइन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, एंड आई कैन राइट दैट फॉर एनी लाइन द डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग व्हिच आई हैव रिटन इन मॉडुलस दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और वो चीज मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूं। तो आप बताओ, जैसे मान लो कि ये है नॉर्थ, आप तो जानते हो ना ये नॉर्थ पी पे है और ये है नॉर्थ क्यू पे। तो आई कैन राइट कि जो पी पे नॉर्थ है और जो क्यू पे नॉर्थ है मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों नॉर्थ, एक नॉर्थ यहां दूसरा नॉर्थ यहां, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब मैं यही चीज, पैरेलल है तो ये जो लाइन मैंने दिखाया है पी क्यू का एक्सटेंडेड लाइन, इसके साथ मैं आपको एक बेयरिंग दिखाता हूं कि मैं बोलूं कि ये एक लाइन है और उसी लाइन का एक्सटेंशन है। ये नॉर्थ एट पी एंड नॉर्थ एट पी बोथ आर पैरेलल, सो कैन आई राइट दिस एंगल इज आल्सो θ1। जैसे मान लो ये वाली डिग्री, ये वाली एंगल है 60 डिग्री, तो आप बोलोगे ये भी हो जाएगी 60 डिग्री θ1 यहाँ पे। ठीक है, अब जो एंगल θ1 यहाँ पे 60 था ना, वही हमने यहाँ पे भी दिखा दिया है। तो आप बस इतना बता दो कि अगर मैं इन दोनों एंगल का डिफरेंस ले लूं, θ2 जो बैक बेरिंग है और θ1 जो फोर बेरिंग है, एंड इफ आई राइट व्हाट इज द डिफरेंस यू आर गेटिंग बिटवीन दिस टू, कैन आई राइट दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री एक लाइन पे। तो आप बताओ, एक ही लाइन पे आ गए तो ये 180 आ गई। यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गया कि फॉर एनी लाइन, किसी भी लाइन के लिए आई कैन राइट फॉर एनी लाइन simply I can write this is four bearing minus back bearing is equal to 180 degree. Doesn't matter you are subtracting from back to 4 or 4 to back, and that is why I have applied the modulus for this particular difference. तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग जो कि मॉडुलस के अंदर लिखा हमने, ये हमेशा 180 आएगी। ठीक है, किसी भी लाइन के लिए। अब ये जो आपने ऑब्जर्वेशन समझा है इस पर्टिकुलर डायग्राम से, इसको यूज करेंगे आप कैलकुलेशन में भी, आपको जरूरत पड़ेगी फोर और बैक से। चूंकि आपको ये मालूम है कि फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग दोनों 180 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, तो डिफरेंस आपको मालूम है 180, तो उस डिफरेंस के कारण, ड्यू टू जस्ट दिस पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ 180, इफ यू हैव एनी ऑफ दिस टू, या तो फोर या तो बैक, इन दोनों में से कोई भी एक मालूम है ना, तो दूसरे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से। तो मैं बोलूं फोर और बैक में से कोई एक मालूम है तो दूसरा आप निकाल लोगे। कैसा निकालोगे? अब उस चीज को यहां देखो। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि थीटा ये वाली वैल्यू है θ1, ठीक है, तो आप बताना कि ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप अब बताओ, मान लो कि ये वाली वैल्यू जो हमने रेड कलर से दिखाई ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको इतना तो मालूम है ना। समझना जरा, मैं बोलूं यहीं पे कि ये θ1 है तो ये भी θ1 है, और आप ये भी जानते हो कि ये वाला डिफरेंस 180 है। तो अगर ये θ1 है तो ये वाली वैल्यू कितना लिखोगे? तो आप लिखोगे θ1 प्लस 180। दैट मींस दिस पर्टिकुलर एंगल व्हिच आई एम राइटिंग एज θ2 व्हिच इज। अब इसी बात को ना एग्जांपल से समझो कि फोर बेरिंग मालूम है तो बैक बेरिंग कैसा निकाल रहे हो। अगर मैं बोलूं कि फोर बेरिंग है 20 डिग्री 20 डिग्री, तो बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 20 एंड प्लस 180, इट बिकम्स 200 डिग्री। सो अब ना ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, अब इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही आप जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं उसको आप ऐसे कंक्लूजन की तरह याद रखो कि जो हमने बताया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप ना बेटर है कि क्वाड्रेंट के टर्म्स में समझो तो आपको डेटा याद रहेगी। तो मैं इसको यहाँ पे एक क्वाड्रेंट के टर्म्स में एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप समझ सको। आप बता दो कि फोर बेरिंग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी बैक बेरिंग कौन से क्वाड्रेंट में होगी? ये है बैक बेरिंग, ऐसे कौन सी क्वाड्रेंट में होगी? थर्ड में। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे? 180 ऐड करोगे। अब बताना, दूसरा केस दिखाता हूं। अगर फोर बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में है ये वाली वैल्यू, तो बताओ इसकी बैक बेरिंग किस क्वाड्रेंट में होगी? आप देखो, ये है फोर बेरिंग, ये है बैक बेरिंग। तो बताओ फोर बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बैक बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और निकालने के लिए क्या करोगे? 180 प्लस करेंगे। दूसरा देखो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में फोर बेरिंग है तो बैक बेरिंग कौन से क्वाड्रेंट में? जस्ट अपोजिट। भाई 180 का डिफरेंस पे लाओगे तो एक्सट्रीमली अपोजिट क्वाड्रेंट में तो जाएगी। तो सेकंड में है तो वो फोर्थ में आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हो जाएगी टोटल। तो आप बताओ फोर बेरिंग जो सेकंड में है उसके बैक बेरिंग फोर्थ में हो जाएगी। निकालने के लिए करोगे क्या? तो आप बोलोगे 180 ऐड कर देंगे तो आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, वहीं पे अगला मैं दिखाता हूं। अगर फोर बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में है जो यहां पे है, तो बताओ बैक बेरिंग का क्वाड्रेंट क्या होगा?
तो आप थर्ड से अगर एक्सट्रीमली अपोजिट देखोगे तो फर्स्ट आ गई, एंड आई कैन राइट दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच इज दिस वैल्यू। अब बताओ अगर फोर बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब कि 180 से 270 के बीच में लाई कर रही है, तो आप बताओ उसकी फोर बेरिंग अगर इन दोनों के बीच में है तो बैक बेरिंग किधर की तरफ लाई करेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 के बीच में। निकालने के लिए करोगे क्या? इस वैल्यू से इसको निकालोगे कैसे? तो आपको देख के ही समझ में आ गया कि 180 माइनस कर देंगे इस बार। ठीक है, एक और भी दिखाता हूं कि ये है मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा, और मैं बोलूं कि ये फोर बेरिंग कुछ ऐसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी बैक बेरिंग कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सो दिस आई कैन राइट कि बैक बेरिंग ये वाली वैल्यू ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी ऐसे। सो आप देख लो ये 4 to back 4 to back 4 to back 4 to back। अब एक एक करके कंक्लूजन दिखाता हूं, आप बस इतना बता दो इसमें क्या करोगे, इस वाले में क्या करोगे। कैन आई राइट कि यहाँ पे 4 से बैक निकालने के लिए आपने प्लस कर दिया 180 तो निकल गई, यहाँ पे सेकंड से फोर्थ जाने के लिए यहाँ पे प्लस कर दिया 180। ठीक है, इस थर्ड से फर्स्ट आने के लिए माइनस किया 180 और फोर्थ से सेकंड आने के लिए भी माइनस किया 180। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के डेटा से थर्ड में आने के लिए प्लस करोगे, सेकंड से फोर्थ में जाने के लिए प्लस करोगे, थर्ड से फर्स्ट में आने के लिए माइनस करोगे और फोर्थ से सेकंड आने के लिए भी माइनस करोगे। अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन बुक्स में इसी बात को कैसे लिखते हैं? बुक्स में लिखते हैं इसको कि इफ आउट ऑफ दिस टू, फोर और बैक में से कोई भी 180 से कम हुई, तो पहले तो आप बताओ 180 से कम होने का मतलब क्या है? या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें 180 ऐड करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कहता है। मतलब कि ऐसा बुक्स में लिखते हैं, तो आप बता दो इसी बात को ना कंक्लूड करके बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, समझ लो, इफ फोर बेरिंग इज लेस देन 180, तो आप पहले यहीं पे समझ लो कि अगर फोर बेरिंग 180 से कम हुई, इसका मतलब ही है कि फोर बेरिंग या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। भाई 180 वाली लाइन तो यही होती है ना नीचे साउथ वाली। ठीक है, तो उससे कम है इसका मतलब फर्स्ट में है सेकंड में है, और उस केस में क्या करते हैं, यहां देखो ऐड करते हैं हम लोग दोनों। सो व्हाट आई विल राइट, दिस बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री, ये कंक्लूजन है। सिमिलरली इफ फोर बेरिंग इज मोर देन 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री से ज्यादा हुई तो आई कैन राइट दिस बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री। ठीक है, सो आप देख लो यहां पे अगर फोर बेरिंग 180 से ग्रेटर है, इसका मतलब कि या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इन दोनों में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ देखो फोर बेरिंग माइनस 180 करेंगे तो आ जाएगी। तो ये जो देख रहे हो ना, ये बुक्स का कंक्लूजन है जो आप याद रख सकते हो, लेकिन जो आप प्रैक्टिकली यूज करोगे ना, वो ये वाली चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे रोकता हूं। आई होप कि आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप एक जनरल सा थ्योरी समझो यहीं पे, कि मैं बोलूं कि कभी भी कोई भी क्वाड्रेंट की डेटा दिया जाना तो आप तुरंत वर्कआउट कर लोगे। मैं बोलूं कि 185 है, अब क्या है ना, फोर है या बैक है, बाद में सोच सकते हो इस बात को, बस ये बता दो कि फोर या बैक में से कोई एक है जो 185 है, तो दूसरी वैल्यू, अगर मान लो ये फोर है तो बैक निकल जाएगी, बैक है तो फोर निकल जाएगी। अगर 185 है तो वैल्यू क्या लिखोगे, 180 से ज्यादा है, क्या करने वाले हो, थर्ड से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 डिग्री। मैं बोलूं 240 डिग्री है, तो बताओ 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड, आई कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, क्या करोगे, 180 माइनस कर दो। ठीक है, 60 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। आप किसी भी केस में फोर से बैक और बैक से फोर निकाल सकते हो, बस यही टेक्निक यूज करना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने इस ऑब्जर्वेशंस के वाले पार्ट में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बताया है कि फोर से बैक, बैक से फोर कैसे निकालते हैं, और फोर बेरिंग बैक बेरिंग का मतलब क्या है और डिफरेंस 180 कैसे होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस चीज को लिख लो यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट बोर्ड से कॉपी कर लीजिए आप। चलो, आई होप कि आपने सब लिख लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ओवर, नाउ वी हैव सेकंड ऑब्जर्वेशन, विल सी दैट।
देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी हम लोग फिर से वही देखेंगे कि फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है, लेकिन इस बार जो डिफरेंस देखेंगे ना किसी स्टेशन पे देखेंगे हम लोग। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट एट एनी स्टेशन the difference of forebearing and back bearing is equal to, पिछली बार क्या लिखा था लाइन, इस पर क्या लिख रहा हूं स्टेशन। So the forebearing back bearing difference at any station is internal or external angle। ये सब कॉन्सेप्ट आपको काफी काम देगा जब आप एंगल वगैरह की वैल्यू निकालोगे तो, ठीक है। सो आप देखो किसी भी स्टेशन पे फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो आसानी से आप इंटरनल एक्सटर्नल को वर्कआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसी का एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मान लो कि कोई स्टेशन है ए स्टेशन से यहाँ पे बी स्टेशन और बी से सी स्टेशन। अब इसका बियरिंग्स का डिटेल देता हूं। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं पूछूं कि ए से जो हमने बी के लिए मेजर किया होगा ये रही होगी फोर बेरिंग, ठीक है, और बी से ए के लिए ये क्या है बैक बेरिंग, और बी से सी के लिए ये क्या है फोर बेरिंग, लेकिन किसका बीसी लाइन का, और ये सी से ये हो जाएगी बैक बेरिंग। अब कॉन्सेंट्रेट कहां करना है वो यहां देखो, किसी स्टेशन पे करना है, तो ये हमने स्टेशन अंडर कंसिडरेशन इज बी। लुक एट दिस। आप मुझे बता दो, इफ आई आस्क यू that at any station the fore bearing and back bearing difference if I take, then at B station suppose which is under consideration, we have two different bearings which we have taken at station B। इस B स्टेशन पे हम लोग दो अलग अलग बेयरिंग ले चुके हैं, एक है B से A के लिए जो बैक बेयरिंग है और एक है B से C के लिए जो फोर बेयरिंग है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो बताओ इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या वो यही वाली एंगल बच जाएगी। तो ये क्या बची, ये बेसिकली दोनों लाइंस के बीच की एंगल निकल गई। सो आई कैन सिंपली राइट द एंगल एट बी। नाउ इन सम केसेस यू विल गेट द एक्सटर्नल साइड एंगल, सम केसेस इंटरनल साइड एंगल। मतलब कि आप अगर डिफरेंस देखोगे तो अभी जो आपको दिखाई दे रही है ना वो आपको इस साइड वाली एंगल नजर आई, कई बार आपको बाहर वाली एंगल नजर आएगी। तो किसी क्लोज ट्रैवर्स में अगर आप इसी चीज को वर्कआउट करेंगे तो कई बार आपको इंटरनल एंगल मिलेगी, कई बार आपको एक्सटर्नल मिलेगी। तो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं आपको हर एक स्टेशन से लिया गया बेयरिंग बता दूं तो क्या उस बेयरिंग का यूज करके हम लोग इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं। सो दिस एंगल थीटा यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। सो ये हमें थीटा मिल चुकी है, दिस आई कैन राइट दिस वन इज द एंगल। सो यही बात यहां पर लिखा था हमने एट एनी स्टेशन। मैंने आपको बोला था कि पिछले वाले ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा था, फॉर एनी लाइन, वो लाइन के लिए अलग अलग स्टेशन से फोर बेरिंग बैक बेरिंग था, ए से फोर बी से बैक, यही लिखा था ना आपने। यहां पे क्या पढ़ रहे हो कि वी हैव ए कॉमन स्टेशन बी फ्रॉम विच वी हैव टेकन अ बैक बेरिंग फॉर ए बी एंड फोर बेरिंग फॉर बी सी, एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग द बेयरिंग्स विच वी हैव टेकन फ्रॉम स्टेशन बी, और इसीलिए इस बार कॉन्सेंट्रेशन स्टेशन पे है, ठीक है। और इस केस में हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल एंगल के बराबर होती है। तो ये जो आपने हिंट अभी अभी पढ़ा ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंटरनल एंगल। कंपास सर्वे में ना, कंपास सर्वे या फिर ट्रैवर्स सर्वे, इन सब में ना आपको इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, इंक्लूडेड एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी, आपको यूज में आएगा ये सब कैलकुलेशन। तो निकालोगे कैसे बेयरिंग का यूज करके, ये उसका हिंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, ईच जो भी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं ना इस चैप्टर से भी और अगले चैप्टर से भी, उसमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं ऑब्जर्वेशन 1, दूसरा यहां पे हमने डिस्कस किया। अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं और एक अलग से एक पॉइंट पढ़ाता हूं जिसको समझना। दो ऑब्जर्वेशंस मैंने दिखा दिया आपको, तीसरा ऑब्जर्वेशन पे जाऊं। इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन नहीं, तीसरा बेसिकली एक अलग से टॉपिक है, उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अब देखो किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के अंदर इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है।
क्लोज ट्रेवर्स है, जैसे मान लो ट्रायंगल है तो अंदर वाली एंगल इज इंटरनल, बाहर वाली एक्सटर्नल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक और भी टर्म है जो कंपास सर्वे में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो ये इंक्लूडेड एंगल क्या है, वी विल सी दिस। देखो यहां पे आप एक अलग सा टॉपिक है जो कि आप नोट करके वहां पे मेंशन कर लेना बाद में, पहले समझ लो। द टॉपिक इज इंक्लूडेड एंगल। अब ये इंक्लूडेड एंगल कहने का क्या सिग्निफिकेंस है वो आप समझो पहले। बेसिकली द इंक्लूडेड एंगल मींस इट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन। किसी एक लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए एंगल मेजर की जा रही है, लेकिन मेजरमेंट का डायरेक्शन फिक्स है, इट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर इसका डेफिनेशन बताएं तो दिस इज एंगल मेजर्ड from one line to the next line in clockwise direction is called included angle। ठीक है, angle measured from one line to the next line in clockwise direction is called included angle। अब इसी का एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले ओपन ट्रैवर्स का एग्जांपल समझो। जैसे मान लो ये है ओपन ट्रैवर्स और ए बी सी कुछ ऐसा है। सो वी हैव स्टेशन ए, वी हैव स्टेशन बी, वी हैव स्टेशन सी एंड वी हैव स्टेशन डी। अब मैं आपको ये बोलूं कि भाई डायरेक्शन बताता हूं, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी ना डायरेक्शन पे बहुत आएगी। मैंने ट्रैवर्स का नाम लिखा ए बी सी डी। अब देखो ट्रैवर्स क्या है, द ट्रैवर्स इज बेसिकली ए बी सी डी। तो उस केस में डायरेक्शन आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे मिल रही है। अब मैं किसी एक स्टेशन पे इंक्लूडेड एंगल अगर लिखना चाहूं तो मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूं। यहां पे देखो, मैं पूछूं कि ए बी लाइन है और बी सी लाइन है, तो क्या लिखा है, एंगल मेजर्ड फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये है फर्स्ट लाइन और ये है नेक्स्ट लाइन, और पहले लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कौन से डायरेक्शन में देखना है, क्लॉकवाइज। तो आप यहां से ए बी से बी सी के लिए क्लॉकवाइज देखो तो ये वाली एंगल इज इंक्लूडेड एंगल। अब इंक्लूडेड का मतलब इंटरनल मत समझ लेना हमेशा, ठीक है। क्या होती है, हमेशा क्लॉकवाइज देखना पड़ता है। तो ए बी से बी सी के लिए क्लॉकवाइज देखा। सिमिलरली ये है BC और ये CD, ये फिर से हमने क्लॉकवाइज देखा। इस तरीके से ये इंक्लूडेड है, आप देख सकते हो। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं यहीं पे आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक है A, ठीक है, और B। सो अब मैं जो डायरेक्शन दिखाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना। मैं डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं। इस पर ट्रैवर्स है, दिस इज P Q R। डायरेक्शन क्या है, आप देखो ये अपोजिट हो गई, ये डायरेक्शन है ट्रैवर्स का, और इस ट्रैवर्स का नाम आई कैन राइट दिस ट्रैवर्स इज बेसिकली PQR। अब ना मैंने आपको क्या बताया था कि नाम से भी ट्रैवर्स का डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे नाम क्या है, ABCD, तो ये डायरेक्शन इसके हिसाब से आइडिया लगा। यहाँ पे है PQR, इसके हिसाब से आपको आइडिया लग गया है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे PQR लिखा ना, ठीक है, अब P से Q एंड Q से R, तो बताओ पहली लाइन कौन सी कहलाएगी, PQ हमारी फर्स्ट लाइन है डायरेक्शन के हिसाब से, और QR हमारी सेकंड लाइन है। और अगर मैं फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के लिए, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करूं तो ये फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के लिए ये हमारी एंगल होगी और ये कहलाएगी इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यहां पे ये हो जा रही थी इंक्लूडेड एंगल। सो कौन सी एंगल इंक्लूडेड कहलाएगी, इसका डिपेंडेंसी ट्रैवर्स के डायरेक्शन पे काफी है। ठीक है, अब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये ओपन ट्रैवर्स का एग्जांपल था। अब यहीं पे एक क्लोज ट्रैवर्स का एग्जांपल देता हूं। लुक एट दिस, वी हैव अ क्लोज ट्रैवर्स। सपोज I can write this traverse something like this. So I can write this station is A, then this station is B, then this station is C, and then we have station D. So the traverse direction I have shown you as clockwise. आप तो जानते हो ये तरीका होता है शो करने का।
तो मैं पूछूं कि स्टार्टिंग, अच्छा इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम है दिस इज ए बी सी डी ए। तो आपको समझ में आना कि ए बी सी डी ए जो डायरेक्शन देख रहे हो उसी के हिसाब से आपको ये लाइंस भी आपको हेल्प कर रहा है। अब मैं आपको ये बोलूं कि ए बी सी डी ए, ये जो क्लॉकवाइज ट्रैवर्स नजर आई है आपको, ठीक है, इसके बेसिस पे यू कैन गैस कि कौन सी वाली साइड की एंगल हमारी इंक्लूड हो गई। तो आप यहीं से स्टार्ट कर लो। पहली लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है बी सी, और ए बी से बी सी में अगर मैं देखूं क्लॉकवाइज एंगल तो ये वाली एंगल हो रही है इंक्लूडेड। फिर देखो बी सी से सी डी बाहर वाली एंगल हो रही है, ठीक है। फिर देखो दिस, ये भी बाहर वाली एंगल हो रही है, और यहां देखो ये भी हो रही है बाहर वाली एंगल। सो आपको समझ में आया, एक कंक्लूजन ये बना सकते हो कि व्हेनेवर वी हैव अ clockwise traverse, then for any clockwise traverse the external angle called as the included angle। मतलब कि जब ट्रेवर्स हमारी क्लॉकवाइज है ना, तो बाहर वाली एंगल जो एक्सटर्नल बनी है उसको इंक्लूड एंगल कही जाएगी। अब इसी के हिसाब से एक और ट्रेवर्स दिखाता हूं जो कि अलग है, ठीक है। जैसे मान लो दिस वन इज पी क्यू आर एस। सो इस ट्रेवर्स का नाम है दिस इज पी क्यू आर एस पी। ये है पी क्यू आर एस पी ट्रेवर्स एंड आई कैन शो द डायरेक्शन ऑल्सो। सो यहां पे ये स्टेशन डी था, सो यहां पे आई विल शो द डायरेक्शन कुछ ऐसे। सो ये है कुछ ऐसा, दिस इज पी क्यू आर एस पी। तो आप पहले ये बता दो पी क्यू आर एस पी अगर मैं देखूं ना, तो P यहां है, Q यहां है, R यहां है, S यहां है, जो मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ट्रेवर्स है। तो आई विल राइट द नेम ऑफ ट्रेवर्स एज दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। और इस केस में कहीं से भी स्टार्ट कर लो। मान लो पहली लाइन है PQ और दूसरी लाइन है QR। तो अगर मैं पहली लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में क्लॉकवाइज देखूं तो ये वाली एंगल बन रही है, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट लाइन अब हमारी होगी QR, सेकंड लाइन RS, ये देखो इंटरनल बन रही है। फिर यहां देखो ये भी इंटरनल बन रही है, और यहां देखो ये भी इंटरनल बन रही है। कंक्लूजन ये हो गया कि अगर जब भी कभी हम लोग इंक्लूडेड एंगल की बात करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स external angles are the included angle and for anti-clockwise traverse the internal angles are called as the included angle। ठीक है, चलो हमने आपको अभी तक क्या बताया, पहला ऑब्जर्वेशन बताया था किसी लाइन के लिए फोर बेरिंग बैक बेरिंग, वहां से कैसे हम लोग फोर से बैक, बैक से फोर निकालते हैं। फिर आपने ये देखा कि किसी स्टेशन पे एंगल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंस कैसे ली जाती है, किस तरीके से कैलकुलेट किया, कैसे डिफरेंस लिया। और वहीं से ये भी आइडिया लग जाता है आपको कि किसी भी स्टेशन पे फोर बैक और एंगल है, ठीक है, और कोई भी दो मालूम रहेगा ना। जैसे कि मान लो ये स्टेशन है, यहाँ पे फोर बेरिंग, बैक बेरिंग और एक एंगल है। इस तीन डेटा में से कोई भी दो मालूम है ना, तीसरा निकाल सकते हो आप। और ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर आपने पढ़ा कि इंक्लूड एंगल क्या है, जो मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अब यहां से अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर व्हिच इज लोकल अट्रैक्शन। सो नाउ फर्स्ट यू राइट इट डाउन, इट कंप्लीटली लिख लो आप इसे। देखो लोकल अट्रैक्शन क्या है डिटेल में और थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। सो मैं स्टार्ट करता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल अट्रैक्शन।
देखो, लोकल अट्रैक्शन बेसिकली इज एन एरर। एरर है किस वजह से? आप जानते हो कि कंपास क्या है, और अभी आपको ये भी मालूम है कि कंपास कैसे वर्क करती है। एक कंपास है आपके पास में, और आप जानते हो कि कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, और वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई है। आप तो जानते हो कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है, चूंकि मैग्नेटिक बिहेवियर है नीडल का भी, जैसे मान लो कि कंपास है आपने ट्राइपॉड के ऊपर रखा है, उसमें एक नीडल है जो स्टेबल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, आप चाहते हो कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहे। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना कि आसपास में कई सारे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लो जहां पे आपने कंपास रखा है, वहां पे एक हाई वोल्टेज की करंट जा रही है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो कर रही है। Suppose a case you have a compass which you have already fixed at the top of the tripod. Nearby to that there is a high voltage current passing through a electric wire. ठीक है, due to that you know that near to the electric wire there is electromagnetic field here. So electromagnetic field, can I say it will affect the needle of the magnet in a magnetic compass? कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल जो है, आप तो चाहते हो ना कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ही हमेशा रिप्रेजेंट करे, ये आप चाहते हैं। तो आप जब कंपास में देखते हो तो यू एक्चुअली गिव द एफर्ट टू गेट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। बट व्हाट हैपेंस ड्यू टू द नियर बाय लोकल ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक लोकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ना मैग्नेटिक लोकल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? लोकल का मतलब है नियर बाई, और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट का मतलब ये है वो हर एक ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटिक निडल को उसके डायरेक्शन से डेविएट कर दे, उसको मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक निडल है, वहां पे आप चले जाओगे तो निडल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा, तो यू आर नॉट अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो कि एक कंपास रखी है और वहां पे मैं स्पीकर लेके चला जाऊं, तो आप जानते हो ना स्पीकर के पीछे एक मैग्नेट लगी होती है, और उस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसको अगर मैं कंपास के पास लाके रखूं तो नीडल जिसको नॉर्थ में होना चाहिए वो डेविएट हो जाएगी किसी और डायरेक्शन में। तो ये जो एरर आई ना नीडल में, उसको बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। मतलब कि नीडल जिसको ओरिजिनली जिस डायरेक्शन में होना चाहिए वहां से डेविएट होकर के किसी और डायरेक्शन में चली गई, तो वो कहला जाएगी हमारी लोकल अट्रैक्शन। तो जो हमने यहां पे आपको समझाया लोकल अट्रैक्शन, इसी बात को किसी और एग्जांपल से समझो। इलेक्ट्रिक वायर है तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वो क्या करेगी कि निडल को अट्रैक्ट करेगी और वहीं से निडल डेविएट कर जाएगी। तो ये भी लोकल अट्रैक्शन कहां पे? मैग्नेटिक निडल के अंदर। इसका मतलब कंपास में एरर आ गई, तो कंपास में जो नेचुरल एरर अभी इंड्यूस हुई है, दिस एरर इज नोन एज द लोकल अट्रैक्शन। कई सारे वजह से होती है। जैसे मान लो कि आप सर्वे कर रहे हो, पॉकेट में फोन रखे हुए हो, तो फोन में भी कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं और वो खुद मेटालिक बना हुआ है, तो मेटल भी है उसके अंदर और कुछ ऐसे भी पार्ट है जो मैग्नेटिक निडल को अट्रैक्ट कर रही हो, तो दिस विल आल्सो इंड्यूस अ लोकल अट्रैक्शन प्रॉब्लम इन द मैग्नेटिक निडल। अनदर एग्जांपल, आप सर्वे कर रहे हो, एक स्टील की ब्रिज है, तो बल्क आयरन है वहां पे, और आपने ट्राइपॉड पे कंपास रखा हुआ है, तो आप जानते हो ना कि वो है आयरन और ये है निडल जो मैग्नेटिक है, दोनों अट्रैक्ट करेगा। आप सर्वे कर रहे हो रेलवे ट्रैक के आसपास, नीचे रेलवे ट्रैक्स हैं, आपके ट्राइपॉड पर कंपास है, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगेन देयर इज अ लोकल अट्रैक्शन। तो आप कंक्लूजन समझो इस बात का कि किसी भी टाइप का मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वो है जो मैग्नेटिक निडल को उसके एक्चुअल डायरेक्शन से डेविएट करते। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट देयर विल बी डेविएशन इन द needle direction, and this error in the needle direction is known as the local attraction। ठीक है, अब लोकल अट्रैक्शन को एक डायग्राम के थ्रू समझो। तो पहले मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाता हूं और साथ में फिर देखेंगे लोकल अट्रैक्शन क्या है। तो एक एग्जांपल जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं उसको आप पहले प्रॉपर्ली विजुअलाइज करना, और जो भी देख रहे हो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। मैं दिखा ऐसे रहा हूं लेकिन आप समझिएगा सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाई जा रही है। सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, दिस यू कैन सी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। कुछ ऐसा फ्लक्स लाइंस कुछ ऐसा है, एंड आई कैन राइट दीज आर द
फ्लक्स लाइंस। अब यहां पे एक कंपास है जो हमने रखा है, दिस यू कैन सी द कंपास इज समथिंग लाइक दिस हियर, ये है कंपास एंड द मैग्नेटिक नीडल शुड बी के अंदर जो नीडल देख रहे हो, अगर कहीं पे भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है तो होगा क्या कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं और वहीं पे कंपास रखा तो कंपास की नीडल भी उसी डायरेक्शन में है। प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो तो जैसे मान लो कि यू हैव अ फ्लक्स लाइन समथिंग लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली है फ्लक्स लाइन कुछ ऐसा, तो ये जो फ्लक्स लाइन है, इफ आई कीप द कंपास हियर you will see what the line of action of the needle when you place at any place, तो ये जो needle की direction है, the line of action of needle will always follow the line of action of the magnetic flux for no error। ठीक है, सो अभी जो हमने दिखाया है for no error, यही situation होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि needle की direction और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन सेम ही है, इसका मतलब है कि कोई एरर ऑफ लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एरर कैसे इंड्यूस हो रही है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट का। सो नाउ वी हैव हियर इट इज करंट पासिंग इलेक्ट्रिक वायर, दिस यू कैन सी, दिस आई कैन राइट इट इज करंट पासिंग इलेक्ट्रिक वायर। What will happen due to presence of the local magnetic object, locally मतलब नियर बाय में एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आने के कारण ये जो नीडल है, ये नीडल बेसिकली दिस विल नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंस्टेड ऑफ व्हाट विल हैपन, दिस नीडल विल चेंज इट्स डायरेक्शन। अब ये क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगी यहां से और ये नीडल विल चेंज इट्स डायरेक्शन, इट विल आफ्टर चेंजिंग इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आप बता दो यहीं पे ऐसे सिचुएशन में जब आप कंपास को यूज करेंगे ना, तो कंपास आपको नॉर्थ इधर बता रही होगी, साउथ इधर बता रही होगी, बस सोच करके आप बताओ इज दिस करेक्ट, आर यू गेटिंग द करेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन? क्योंकि आप तो जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है। बट व्हेनेवर वी हैव एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, then the needle will be attracted towards the local magnetic object, due to which the direction will change. So originally the line of action of the magnetic needle must be in the direction of the magnetic flux, but due to presence of the local magnetic object, it will change its direction because the needle is attracted towards the local magnetic object. Now this deviation in the magnetic needle is called as local attraction. So now what I can represent, I will show you the direction, ये है और ये है। I can write this particular alpha angle, ये जो अल्फा है यही हमारी लोकल अट्रैक्शन कहलाती है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है यही हमारी लोकल अट्रैक्शन है। कंक्लूजन ये है कि जब भी लोकल अट्रैक्शन आएगी ना, उस लोकल अट्रैक्शन की वजह से जो भी बियरिंग आप मेजर करोगे, हर एक बियरिंग ही इरोनियस हो गई। योर बियरिंग व्हिच इज मेजर्ड बाय this particular instrument which has a needle with local attraction error, of course the bearing taken will also carry the same value of local attraction error. So you're not getting the correct value of the magnetic bearing, your bearing is basically incorrect just because of the local attraction error. So ये इसका conclusion है। तो अब ये जो आपने समझा है, अब इसी को एक्सटेंड करते हुए अगर मैं आपको ये लिखूं कि भाई जब नीडल ही मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगी, लोकली अट्रैक्ट हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई कि भाई एरर इंड्यूस हुई, और चूंकि एरर नीडल का डायरेक्शन ही नॉर्थ ही अलग हो गया है, जो गलत है वो नॉर्थ, अब नॉर्थ ये शो कर रहा है, क्या यही नॉर्थ है हमारा? नॉर्थ तो ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो एरर आई है ना, उस एरर की वजह से अगर मैं किसी भी लाइन का जो बियरिंग मेजर करूंगा, वो बियरिंग भी गलत आ जाएगी। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, मान लो कि ये लाइन है ए और ये है बी, तो मैं बोलूं कि नॉर्थ ही इंक्लाइंड हो गई, तो अब जो आपको बियरिंग मिलेगी, दिस बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, यू आर गेटिंग थीटा ए। कैन आई राइट इट इज इरोनियस, दिस बियरिंग इज कैरिंग एन एरर ऑफ लोकल अट्रैक्शन। तो ये थीटा ए जो आप मेजरमेंट करके निकाल रहे हो ना, कि आपने कंपास को फील्ड में रखा
और आपने बेयरिंग निकाल लिया थीटा ए, तो जो थीटा ए आपने बेयरिंग रिप्रेजेंट किया ना, दैट इज नॉट द करेक्ट बेयरिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज कैरिंग द एरर ऑफ लोकल अट्रैक्शन. सो हमारा कंसर्न क्या है? बियरिंग्स को लोकल अट्रैक्शन से फ्री करना. हम लोग टॉपिक को इसीलिए पढ़ रहे हैं. तो उस बात को समझने के लिए ना सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, जो कि आपने यहाँ पे समझ लिया अभी. ठीक है. सो अब मैं होल्ड करूंगा यहाँ पे. ठीक है, डायग्राम बाद में बनाइएगा, पहले डेफिनेशन लिखिए वहीं पे. सो मैं डिक्टेट करा रहा हूं, डेफिनेशन लिखो. लोकल अट्रैक्शन इज एन एरर. राइट डाउन. लोकल अट्रैक्शन is an error induced in a magnetic needle of a compass, induced in magnetic needle of a compass due to presence of local magnetic object. Due to presence of local magnetic object. Due to presence of local magnetic object. ठीक है, एक और पॉइंट नीचे लिखिए उसी में ही. Due to local magnetic object, needle of magnetic compass is deviated from actual magnetic flux direction. From actual magnetic flux direction. Actual magnetic flux direction. ठीक है, अब मैं यहीं पे होल्ड करता हूं. तो पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए. डू इट. चलो अब इस पे आगे बढ़ेंगे एंड विल सी द ऑब्जर्वेशंस. अब ये बात तो यहीं पे खत्म हो गया, समझ में आ चुका होगा आपको. ठीक है, लोकल अट्रैक्शन क्या है, कैसे है. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करता हूं. देखो, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश नाउ. 3-4 ऑब्जर्वेशंस है, उसको ढंग से समझ लीजिएगा. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फर्स्ट वन, इफ फॉर एनी लाइन, फिर से लाइन लिखा हूं मैं, इफ फॉर एनी लाइन फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. अगर किसी लाइन के लिए फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं आई, तो इसका मतलब होता कि स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन. ठीक है, देन stations are affected by local attraction. तो जरा सोचो कि मैं बोलूं कि आप तो जानते हो ना कि किसी भी लाइन के लिए फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस होनी कितनी चाहिए. तो आप बोलोगे होनी चाहिए 180 डिग्री, 180. तो ए स्टेशन है और बी स्टेशन है. ए पे हमारी नॉर्थ है, बी पे हमारी नॉर्थ है. और अगर मैं ए से बी का डिफरेंस देख लूं, अगर मतलब ए से जो बेरिंग ली गई है और बी से एक ली, अगर उसका डिफरेंस देखूं तो 180 तो होना चाहिए. लेकिन आपको याद होगा कि आपने जब मैंने 180 पढ़ाया था ना भी आपको, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई नॉर्थ एट ए एंड नॉर्थ एट बी मस्ट बी पैरेलल. सो द पैरेलल नॉर्थ हियर एट ए एंड बी यू विल गेट ओनली व्हेन देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन. But now, if the four bearing back bearing difference you're getting not equal to 180 degree, that means we have a conclusion now that the stations are affected by local attraction, in which maybe station A affected or B affected or maybe both affected. तो conclusion ये हुआ कि अगर किसी लाइन में आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग दोनों मालूम है और उसका डिफरेंस अगर 180 नहीं आ रही है,
तो एक ही कंक्लूजन पे आएंगे कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। कहाँ है ये नहीं मालूम अभी, ये इसके लिए और भी चेक करना पड़ेगा। तो आप समझो कि सिर्फ ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे इस लाइन के अंदर या तो ए अफेक्टेड है या तो बी अफेक्टेड है या फिर दोनों में ही लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। आपने इस कंक्लूजन तक आ चुके हैं। आप आगे बढ़ते हैं। यहीं पे वी हैव सेकंड कंक्लूजन, सेकंड ऑब्जर्वेशन फॉर एनी लाइन, for any line if forebearing minus backbearing is equal to 180 डिग्री। अगर इन दोनों की डिफरेंस एग्जैक्टली 180 आ गई तो इसका मतलब क्या कहेंगे? तो इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं बोल देंगे कि लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ये नहीं कह सकते हम लोग। अब यहाँ पे क्या है ना, दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि whenever we have a forebearing and backbearing and difference is not equal to 1 degree, then we cannot directly say that there is no local attraction because we have now two different possibilities. So now you can understand the possibility number one, that there is no any local attraction, ठीक है, in this line. That means अगर मान लो स्टेशन ए बी से बना हुआ लाइन है, ए और बी से बना हुआ लाइन है ए बी, तो ए से आपने फोर बेरिंग बी के लिए और बी से फोर बेरिंग बैक बेरिंग आपने ए के लिए लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मान लो 180 आ गई, तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये है देयर इज नो एनी लोकल अट्रैक्शन एट ऑल, नाइदर एट ए नॉर एट बी। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। बट वी हैव अ सेकंड पॉसिबिलिटी दैट वी हैव अ लोकल अट्रैक्शन एट ए and we have a same value of local attraction at B. That means what? That station A and B both are carrying the local attraction, but both are equal in nature, equal in magnitude. अगर मैं बोलूं जैसे मान लो 2 डिग्री का एरर आ गया, लोकल अट्रैक्शन का एरर है 2 डिग्री स्टेशन A पे और 2 डिग्री का ही एरर आ गया B पे भी, तो मैं बोलूं कि A पे भी 2 डिग्री, B पे भी 2 डिग्री, जब एरर दोनों पे 2-2 डिग्री की आई है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस लोगे ना तो वो कैंसल आउट हो जाएगा और फिर से आपको 180 आ जाएगी। और इसलिए यहां पे इसके दो पॉसिबिलिटीज हम लोग लिख सकते हैं। देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी 1, ठीक है, देन पॉसिबिलिटी 1, स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम stations are free from local attraction, ठीक है। and second possibility, both stations are affected by same value of local attraction, ठीक है। सो आपको ये बात मालूम चल गया हो कि इफ फॉर एनी लाइन दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। सो अगर 180 आती है तब क्या मतलब है, 180 नहीं आती है तब क्या मतलब है, ठीक है। ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा और मैं आपको इन सबको डिटेल में समझाता भी चलूंगा, तो आपको साथ में प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ठीक है। समझना, अगर मैं बोलूं कहीं पे कि अगर कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, तो एक बात तो आपको क्लियर होगा कि उस स्टेशन से लिया गया जितना भी बेयरिंग है, हालांकि आप जानते हो कि किसी भी स्टेशन पे किसी ट्रैवर्स में 2 ही बेयरिंग लेते हो। जैसे मान लो कि बी स्टेशन से कितने बेयरिंग लोगे, तो बी से ए के लिए बैक बेयरिंग और बी से सी के लिए 4 बेयरिंग, तो आपने 2 ही बेयरिंग्स लिए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बी स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन है, तो उसका मतलब हुआ कि बी से लिया गया बैक बेयरिंग जो ए बी का होगा और 4 बेयरिंग जो बी सी का होगा, वो दोनों में ही लोकल अट्रैक्शन की एरर होगी और दोनों में लोकल अट्रैक्शन की वैल्यू भी सेम होगी। सो ऑब्जर्वेशन व्हाट आई कैन राइट, इफ एनी स्टेशन affected by local attraction, then if any station is affected by local attraction, then all the bearings measured from that station will have same value of
error. If any station is affected by local attraction, then all bearings measured from that station will have the same value of error. और वो एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेशन दिखाया है। मान लो बी स्टेशन है और बी स्टेशन से ए के लिए और सी के लिए, ये है सी और ये है ए। तो मैं पूछूं कि भाई बी से जो ए के लिए बेरिंग मेजर किया, कैन आई राइट डायरेक्शन? अगर देखोगे ना तो डायरेक्शन ए से बी है और बी से सी है। तो बताओ बी से ए की तरफ जो बेरिंग मेजर की गई है वो कौन सी हो जाएगी? इट इज बैक बेरिंग। और आप इसको भी देखो, दिस पर्टिकुलर, कैन आई राइट दिस वन इज द फोर बेरिंग। तो आप तो जानते हो कि भाई बी से आपने बैक बेरिंग मेजर किया है और फोर बेरिंग मेजर किया है, लेकिन अब यहीं पे मैं बोलूं कि मान लो कि जो बी है वो अफेक्टेड है और नॉर्थ ही इसकी लोकल अट्रैक्शन आ गई यहां पे। तो अब जो बेरिंग आपको मिलेगी ना, वो बेरिंग, अब समझना जरा कहां से मिलेगी, क्या मिलेगी। वो बेरिंग आप मेजर करोगे इस अफेक्टेड वाले नॉर्थ से, क्योंकि आपको कंपास में यही वाली नॉर्थ मिल रही होगी। तो आप समझ लो कि नहीं से हियर कि जो बैक बेरिंग दिखाया हमने और यहीं पे फोर बेरिंग दिखाया हमने, आप बता दो कैन आई राइट एरर इन द फोर बेरिंग and local attraction error in the back bearing, both are same. So the conclusion is, like if we have any local attraction at B, which I am writing कि इसकी error है alpha, which is local attraction. तो if station B is affected by the local attraction alpha, then from station B there is a back bearing taken for AB and fore bearing taken for BC. In both the bearings which we have taken from B will have the error of same local attraction alpha. Is the observation number 4. अब क्या है ना, इसका भी यूज करोगे आप आगे चल के, क्योंकि आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन मालूम है। इसको यूज करके हम लोग ये पता कर पाएंगे अब कि अगर बैक बेरिंग में भी वही एरर है और फोर बेरिंग में भी वही एरर है, दोनों में ही एरर सेम है, तो जितने का करेक्शन बैक बेरिंग में लगेगा उतना ही का करेक्शन फोर बेरिंग में भी लग जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या, if somehow you are able to manage, you are able to calculate what is the correction in the back bearing, then I can apply the same correction in the fore bearing also, or vice versa. Like somehow if you are able to manage what is the correction in fore bearing, then same value of the correction you can apply to the back bearing also. यही होता है इसका कंसर्न। तो आप फोर बेरिंग बैक बेरिंग को इस तरीके से वर्कआउट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जब ये वाली बात आपको मालूम चली है तो अब एक और ऑब्जर्वेशन यहां पे निकल के क्या आता है कि सिंस वी हैव अ फोर बेरिंग व्हिच हैज द लोकल अट्रैक्शन एरर अल्फा एंड वी हैव अ बैक बेरिंग इन व्हिच वी हैव अ लोकल अट्रैक्शन अल्फा, सिंस द अल्फा एरर वी हैव इन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग एज वेल, कैन आई राइट, if you talk about the internal angle which is made by this line AB and BC in between this particular theta, can I write while calculating the value of theta which is at station B, so instead of writing theta I will write it as theta B. Can I write that theta B which is angle made at station B due to line AB and BC, can I say this theta B is simply free from local attraction? Because whenever you calculate theta B, you will write here the back bearing minus fore bearing. This you have seen just a few minutes back. So now when we calculate this theta B, I can write it is basically the difference between the back bearing and fore bearing, and we have error of alpha local attraction in back bearing and the same alpha local attraction in the fore bearing as well. So if you take the difference, the error gets eliminated and basically you are getting the internal angle or external angle. It is always free from local attraction. So what is the conclusion we have? That whenever we talk about the internal angle at any station, there is no effect of the local attraction which is going to induce on internal or external angle. मतलब ये हुआ कि even if the station is affected by local attraction, अगर कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है भी, तब भी उस केस में इंटरनल एंगल पे और एक्सटर्नल एंगल पे किसी भी टाइप का लोकल अट्रैक्शन का एरर इंड्यूस नहीं होगा। एंगल में एरर लोकल अट्रैक्शन की आ ही नहीं सकती।
which I can write as a fourth observation. So I can write even if, or I can write here internal or external angle angles are always free from local attraction even if stations are affected. ठीक है, सो अब यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशंस थे सभी हमने आपको पढ़ा दिए. चैप्टर से रिलेट करता हुआ जितने सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जो एग्जाम के लिए कंसर्न है वो सारी चीजें यहाँ पे फिनिश होती है. और अब स्टार्ट होता है इसका हाउ टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इट इज ऑल अबाउट द लॉजिक्स, ऑल अबाउट द टेक्निक्स, और सारा टेक्निक मैं आपको एक एक करके समझा रखा हूं. तो अब इसी में से कुछ कुछ को क्लब करके यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, तो पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट करेंगे. सो पहले आप इसे लिख लो, फिर सेकंड आपको लिख लो. सो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, विच इज क्वेश्चन नंबर. सबसे पहले एक डायग्राम सीखो. ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कीजिए, फिर आगे चलेंगे. न्यूमेरिकल डेटा टाइप है क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 62, सॉरी 66. So I'm writing this also, page 66, question number 21. Solve कीजिए. A very good question. इन सब क्वेश्चंस के थ्रू ना आप इसे अप्लाई भी कर पाओगे और साथ में डायग्राम बनाना भी सीखोगे. आप ये भी याद रखो कि जब भी हम लोग कंपास सर्वे की बात करते हैं ना, तो डायग्राम बनाना बिल्कुल मैंडेटरी होता है. आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बना रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे. अगर कन्वेंशनल है तो, ऑब्जेक्टिव है तो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, और अगर बिना डायग्राम को सॉल्व करोगे तो समझ लो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके की साजिश पूरी तरीके से रची जाती है कि कहां पे आप फंसोगे. इस चैप्टर में फंसने के चांसेस बहुत सारे होंगे. ठीक है, और इसलिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ऑलवेज ड्रॉ द फिगर. अगर आप डायग्राम बना रहे हो ना, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर बाय बेटर होती चली जाएगी और आप सीख भी आसानी से लोगे और मिस्टेक के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे. ठीक है, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. सो आई वुड सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो. ठीक है, एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21. देखो क्वेश्चन नंबर, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, और कई सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा. ठीक है, और आप देखो यहाँ पे आंसर मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, तो अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ और मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आप कहाँ पे, आपके फंसने के चांस कहाँ पे होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ. इन अ बैडली मेंटेन्ड फील्ड बुक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिटन अबाउट. अब यहाँ पे सबसे पहले लिखता है द बियरिंग ऑफ लाइन AB with true north is 123. Are you able to understand the true north here? The bearing is given, but with respect to true north, that means which bearing is known to you? Of course, true bearing. So I will mark here. Suppose the line is this, and this one is the true north. This I can mention. This is true north. Okay, so now we have
line AB. So this station is A and another line B, and they have given the value as 123. So I can write this line is AB, and we have the readings given as this particular as 123 degree. So 123 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट की डेटा है, तो हमने इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है। फिर लिखा है एक्यूट एंगल ABC, सो यू हैव A हियर एंड देन यू हैव B हियर, ठीक है। अब एक्यूट एंगल ABC इज 82 डिग्री, बट नाउ इफ आई आस्क यू कि ABC किधर बनाऊं, भाई ABC तो ऐसा भी क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया। आप देखो इसमें ऐसा लिखता है एक्यूट एंगल ABC इज 82 डिग्री, लेकिन ये नहीं बताया कि एक्यूट एंगल ABC हमें क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अब यहीं पे मैं रुकता हूं और सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ऐसा है कि जब भी ऐसे केसेस बनेंगे ना, ऐसे कई सारे सिचुएशंस आपको कंपास सर्वे में देखने को मिल जाएंगे जहां पे ये डायरेक्शन नहीं लिखेंगे कि वो एंगल हमें क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है। कई बार वो एंगल पूछते भी हैं और ये नहीं पूछते हैं कि वो ये नहीं लिखते हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा दोनों पॉसिबिलिटी पे वर्क करना है, ऑलवेज दोनों पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन क्या होगा इसका, दो पॉसिबिलिटी कहने का मतलब कि दो अलग अलग डायग्राम बनेगा, तो मैं पहले क्लॉकवाइज भी लूंगा एक और एक एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर के सॉल्व करूंगा, तो अब मुझे दो डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे। और ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जब लेके चलोगे ना आप, ठीक है, तो हो सकता है आगे कोई हिंट हो जो कि किसी एक ही से मैच करता हो। और अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये भी हो सकता है कि कोई एक ही के कोरस्पॉन्डिंग चार में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा दोनों पॉसिबिलिटी पे वर्क करना है। ये जो पॉसिबिलिटी वाली बात कही ना हमने, ठीक है, आप जब वर्कबुक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे ना इस चैप्टर में, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा क्योंकि हमने क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं आपको, ठीक है। सो आप जब सॉल्व करोगे तो आप फंसोगे कहीं पे, तब आपको लगेगा कि मैं क्लॉकवाइज लूं एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पे वर्कआउट करो, कोई एक ही होगा जो आपके ऑप्शन में होगा या फिर कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। आगे इसमें भी दिखा देता हूं आपको। अब मैं पहला पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं क्लॉकवाइज। सो मैंने क्या किया, ए से बी एंड बी से सी कुछ यहां पे है, एंड दिस वन इज स्टेशन सी वी हैव, एंड आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर एंगल एज क्लॉकवाइज। सो मैंने इसको क्लॉकवाइज लिया, कितना, सो दिस इज 80, कितना है एक्यूट एंगल 82 डिग्री। बट नाउ आई एम गोइंग टू मेक वन मोर डायग्राम एंड आई कैन राइट दिस वन इज सपोज true north we have, and then we have a line. For this line we have this as 123 degree, and then this one is B, and I'm going to take this anti-clockwise like this, and this angle we have taken anti-clockwise, you can see, and this one is 82 degree anti-clockwise, and then we have station C somewhere, you can see this. अब देखो आपके सामने जो हमने ये डायग्राम दिखाया वैसा ही हमने दो डायग्राम आपको, एक यहाँ भी एक यहाँ, दोनों डायग्राम को समझ में आ चुके हैं। तो पहले आपने ये देखे डायग्राम, फिर आपने ये डायग्राम देख लिया, ठीक है। अब ये जो हमने आपको दो डायग्राम दिखाए हैं, अब आगे पढ़ता हूं और दोनों पे एक्सटेंड करेंगे। देखो क्या लिखा आगे, व्हेन एक्सटेंडेड लाइन BC। अब देखो BC क्या है ये तो आपने देख लिया, आप यहां भी देख रहे हो कि ये BC है, और अब यहां देखो इस वाले में यू हैव BC। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि extended line, when extended line BC is rotated, you need to read it and understand it very carefully. When extended line BC is rotated about an angle 30 degree clockwise, तो मैं बोलूं कि BC लाइन की जो extended line है उसको रोटेट करना है, तो आप एक काम करो, पहले BC को एक्सटेंड कर लो। मैं दिखाता हूं एक्सटेंशन भी। देखो ये है लाइन BC पहली पॉसिबिलिटी में, और यहां से एक एक्सटेंडेड लाइन है BC की। सो दिस यू कैन सी वी हैव लाइन BC हियर व्हिच वी हैव एक्सटेंडेड दिस साइड। सिमिलरली वी हैव लाइन BC इन दिस डायग्राम, एंड दिस वी हैव आल्सो एक्सटेंडेड दिस साइड। ये हमने इसे एक्सटेंड किया। अब कहता क्या है कि व्हेन एक्सटेंडेड लाइन BC इज रोटेटेड बाय एन एंगल 30 डिग्री, तो आप एक काम करो कि एक्सटेंडेड लाइन को रोटेट करना है, तो आप सोचो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा। Common mistake by the student, they rotate it by station B. Think about, if you rotate it by B, no, then you're not rotating only extension, you're rotating BC also. But the question is talking about the rotation of extended line BC. मतलब BC का जो extended है,
सिर्फ वो एक्सटेंडेड पोर्शन जो डॉटेड से दिखाया मैंने, सिर्फ उसको एक्सटेंड करना है, उसको रोटेट करना है। तो ये रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या बनेगा? दैट इज स्टेशन सी। यहां भी क्या है? स्टेशन सी। बताओ कहां से रोटेट करूं? सो व्हेन एक्सटेंडेड लाइन BC इज रोटेटेड बाय एन एंगल 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो एक काम करते हैं, मैं इसको क्लॉकवाइज 30 डिग्री से रोटेट करूं तो ये है 30 डिग्री, और रोटेट करने के बाद ये लाइन C से स्टार्ट होगी और ये कहीं पे D पे आके ऐसे रुक जाएगी। दिस इज D। ठीक है, पहले डायग्राम में। दूसरे में अगर मैं फिर से देखूं तो C तो हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये वाली बात तो मैंने बता दी आपको, और इसको क्लॉकवाइज अगर रोटेट करो तो ये है 30 डिग्री और ये C से कुछ ऐसा है। दिस स्टेशन इज D वी हैव। ठीक है, अब आपके सामने दो दो डायग्राम हैं, तो पहले आप इस डायग्राम को, फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखो। आई होप कि हमने जो समझाया वो आपको समझ में अब तक आ चुका होगा। तो फर्स्ट डायग्राम को देखिए पहले। और अब सेकंड डायग्राम को देखो। समझ में आया? हमने आपको ABCD तक पहुंचा दिया। अब आगे एक लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? ठीक है, लिखा है इट मीट्स लाइन CD। ये लिखा था ना, CD से मीट तो करी क्या? दोनों में CD से मीट कर गया, CD बन चुका है। अगला लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? इफ द बियरिंग ऑफ लाइन DC होल्ड डाउन, विच लाइन? DC। डू यू नो द मीनिंग ऑफ DC? अभी बता रखा हूं मैं आपको। DC का मतलब क्या है? नाउ द डायरेक्शन ऑफ द लाइन यू हैव चेंज्ड एंड दैट इज फ्रॉम D to C। Here, if the bearing of line DC with true north is more than 180, then its value is। अब यहीं पे रुकते हैं। बताओ D से C की जो bearing है, लिखा ना, if the bearing of line DC with true north, तो ये रहा D और ये रहा C। if the DC bearing with true north, तो ये north of course true है क्योंकि हम लोगों ने true से ही start किया है, और this bearing D to C is more than 180 degree, then what is its value? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तो आप बताओ, क्या पहली पॉसिबिलिटी में आपको जो एंगल दिखाई दे रही है, क्या मोर देन 180 दिखाई दी? D से C वाली बियरिंग, आप देख लो। अब इसी को सेकंड पॉसिबिलिटी में चेक करो। नाउ यू हैव वन मोर डायग्राम एंड इन दिस वी हैव अ ट्रू नॉर्थ and D to C, from line D to C, are you able to see this is bearing and this is this more than 180 or less than? इस पे concentrate करो, इस वाले particular पे। और आप बताओ, when we talk about this D to C, then we have taken bearing for D to C, but it is in first quadrant and you are actually getting less than 180. You are not getting more than 180. अब आपने इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? इफ द बियरिंग ऑफ लाइन DC विथ ट्रू नॉर्थ इज मोर देन 180, तो पहली पॉसिबिलिटी में DC की जो बियरिंग आ रही है वो मोर देन 180 है, दूसरे में आ रही है लेस देन 180। तो आपको तो यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। और हमने आपको बताया भी था कि कभी भी जब ऐसा सिचुएशन आए, दोनों पॉसिबिलिटी के साथ वर्क करो, और जो आपको इसमें करेक्ट समझ, मतलब कि जो जिसका हिंट दे रखा है उससे आपको एलिमिनेट करके कौन सी करेक्ट है ये आपको समझ में आ जाएगी। तो दिस फर्स्ट डायग्राम इज करेक्ट, यू कैन सी, एंड सेकंड डायग्राम इज इनकरेक्ट बिकॉज यू आर गेटिंग लेसर वैल्यू। सो क्वेश्चन पूछता क्या है? व्हाट इज द बियरिंग फ्रॉम D to C? D से C की बियरिंग क्या है, यही तो निकालना है हमें। करना क्या है? आप एक एक करके वर्कआउट कर लो, ठीक है। अब फोर एंड बैक का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो और उसी को हम लोग यूज करते चलते हैं। सो नाउ देखो, अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि डायग्राम कैसे बनता है, और अब मैं इसी को अब समझाऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो नाउ यू कैन सी दिस एंड आई कैन राइट कि जब ये नॉर्थ है तो ऑफ कोर्स ये भी नॉर्थ है, ठीक है, ट्रू नॉर्थ। ये टोटल अगर 82 है तो आप बताओ, अगर ये 123 है तो ये वाली बची हुई एंगल कितना लिखोगे? तो ये समझ में आना चाहिए आपको। 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री कितनी बनी? 57 डिग्री। अब बताओ, अगर ये 57 है साउथ से ये लाइन, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 57 डिग्री। और अगर ये 57 है और टोटल 82 है, ध्यान से देखो इस बी पे, टोटल 82 है और ये वाली वैल्यू 57 होगा, तो ये वाला बचा हुआ वैल्यू कितना होगा? 82 डिग्री माइनस 57 डिग्री, and this value comes out as this one is 25.
अब आप मुझे बता दो कि ये जो नॉर्थ हमने लिखा है यहाँ पे, ये नॉर्थ एट बी एंड नॉर्थ एट सी, कैन आई से इट इज पैरेलल? ठीक है, इसमें लोकल अट्रैक्शन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इन नॉर्थ एट बी एंड नॉर्थ एट सी बोथ आर पैरेलल, तो नॉर्थ से इस लाइन के लिए 25 है, तो इसी का एक्सटेंशन जो है, क्या ये भी 25 होगी? ठीक है, और आगे आप देखो इसी लाइन को, जो ट्रू नॉर्थ है हमने दिखाया आपको, जब ये 25 है और रोटेट किया था 30 से, तो ये टोटल एंगल कितनी बन जाएगी? 25 प्लस 35, कैन आई राइट इट इज 55 डिग्री। तो लाइन CD के लिए अगर फोर बेरिंग 55 है, तो इसी का बैक बेरिंग जो मोर देन 180 आ रही है, कितना लिखना चाहिए मुझे? तो आप बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की फोर बेरिंग, तो बैक बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में कितना? कैन आई राइट दिस बैक बेरिंग ऑफ लाइन, और लेकिन वहां पे क्वेश्चन में बैक बेरिंग यूज नहीं किया है, वो लिखा है बियरिंग फॉर लाइन DC, तो मैं भी वही यूज कर रहा हूं। यहां देखो, बियरिंग फॉर लाइन DC कितना लिखोगे? सो कैन आई राइट व्हेन दिस बियरिंग 55 known to you, then this I will write 55 degree plus 180 degree, which is equal to 235 degree is the answer finally। यही है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला पॉसिबिलिटी करेक्ट था, ये बात आपने समझ लिया, और उसका आंसर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। सो हियर दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अब इसको लिख लो जो भी मैंने बोर्ड बनाया है। सेकंड पॉसिबिलिटी भी लिख लेना। ठीक है, क्या नहीं करना है और कैसे नहीं करना है, आपको यहां से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हो गया, इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे फिनिश हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अब कन्वेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें लोकल अट्रैक्शन है, इंक्लूड एंगल है, बहुत सारी चीजें और काफी डिटेल में है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स जो इसके बाद है। ठीक है, थैंक यू।